सहयोग समाचार के एक और नए दिन में हम आपका स्वागत करते हैं। तो हम पहले अपनी जो न्यूज़ है उससे पहले एक कोट को सुनेंगे और उसके बाद हम न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। कहा गया है कि वक्त सबसे बड़ा ऐसा शिक्षक है जो किसी के ना सिखाए सिखाता है हमें। आप जीवन में हम बहुत सारे शिक्षकों से मिलते हैं, लेकिन जब वक्त का मार पड़ता है तो कहा जाता है उससे बड़ा शिक्षक हमारे जीवन में कोई नहीं है। तो हम उस समय का वेट ना करें, उससे पहले ही हम अपने उस परिस्थिति के लिए रेडी रहें, क्योंकि लोग होते हैं अपने आसपास की चीज़ों को लेके अवेयर नहीं रहते और उस अवेयरनेस ना रहने के कारण जब वो समय आपको ठोकर लगती है तो बहुत गहरा होता है। अगर आप अपने वातावरण और अपने आसपास की चीज़ें जो आपसे साथ हो रही हैं, जैसे आप क्या पढ़ रहे हैं, किन लोगों के साथ रह रहे हैं, इस चीज़ों को लेके अवेयर रहेंगे तो आपको जब भी कोई ख़राब परिस्थितियाँ आएंगी तो आपको उस परिस्थिति से लड़ने में मदद मिलेगी। समय का यही इम्पोर्टेंस बताया गया इस कोट में। तो हम इसी के साथ अपने अगले सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं, जो कि है दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट। तो कल ऑलरेडी हमने काफ़ी कुछ कवर किया था दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कल ही के दिन वहाँ पर दो एरियाज़ में, एक मेट्रो स्टेशन और एक लाल किला से लगभग 300 मीटर दूरी पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और कल के दिन कहा गया कि 8 लोगों की मौत हुई। लेकिन आज जब न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा और राइटर ने बताया तो आज डाटा 13 लोगों तक पहुंच गई है, जो कि रजिस्टर्ड और उनके हमारे पास वो एविडेंस है। और उनकी जो मैं परिस्थिति की बात करूं, उनकी बॉडी की, तो बात ना ही करना अच्छा है, क्योंकि काफ़ी ऐसे मतलब उनके जो भी परिजन हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, वो उनके टैटूज़ या उनके पास जितने भी जैसे ऑर्नामेंट्स हैं या अलग अलग चीज़ें जो पहने थे, उससे पहचाना पड़ रहा है उनको। उनका चेहरा नहीं दिख रहा, वो ठीक से पता नहीं चल पा रहा कौन क्या है, किसके बॉडी के पार्ट्स क्या हैं, कौन है, मतलब इतनी ख़राब स्थिति है वहाँ पे। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आज के न्यूज़ आर्टिकल में आई है वो ये है कि जितने भी लोग आशंका लगाई जा रही इससे मिले हुए थे वो सभी एजुकेटेड डॉक्टर्स थे। यहाँ तक कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स थे जो कि NCR के रीजन में एक हॉस्पिटल में कार्यरत थे काफ़ी समय से। वहाँ के जब हॉस्पिटल वालों ने ये बात सुना कि हमारे डॉक्टर के द्वारा 3000 kg जो एल्युमिनियम नाइट्रेट है वो रखा गया है उनके अपार्टमेंट में, फ्लैट में, तो उनको खुद ने ये बात एक्सेप्ट की कि वो तो एक बहुत अच्छे नेचर के आदमी थे और उन्होंने कभी इस तरह की चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में, मतलब पता ही नहीं चला हमें। तो कह सकते हैं कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, काफ़ी सारी मूवीज़ में भी देखा है, जिसको कहते हैं स्लीपर सेल्स, कि जो हम लोग के बीच में ही रहते हैं और एक आम जिंदगी जीते हैं, यहाँ तक कि उनकी परिवार भी होते हैं उनके। और तब भी जब ऊपर उनके जो आला अफसर्स हैं, जो उनके कमांडर्स हैं, जहाँ से थोड़ी सी भी कोई उन डिसीज़न आ गई या कोई उनका ऐसा मिल गया कि आपको ये चीज़ प्लान करनी है, तो उसमें लग जाते हैं। अपना जीवन को ना देखते हुए अपनी फैमिली जो उन्होंने किया या करियर, सभी को छोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना लगता था कि स्लीपर सेल्स ये मूवीज़ में ही होते होंगे, कि हमारे बीच रहेंगे और लगेंगे कि वो एक सिविलियन है, लेकिन टेररिस्ट से भी ज़्यादा खतरनाक। क्यों? टेररिस्ट के पास उतनी कह सकते हैं IQ नहीं है, उतने एजुकेटेड वो नहीं है, वो लोगों से बात करना नहीं जानते, वो सिर्फ खून से खून का रिश्ता जानते हैं। उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप मारिए और मरिए। लेकिन जो एक एजुकेटेड स्लीपर सेल्स होता है वो और भी ज़्यादा इसलिए ख़तरनाक हो जाता है क्योंकि उनको पता है कि किस तरीके से लोगों को बहकाना है अपने आइडियोलॉजी के प्रति। तो यही काम उन डॉक्टरों के साथ किया गया। और सोचिए कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़े लेवल पे प्लान चला रही है कि सारे MBBS डॉक्टर्स को भी उन्होंने अपने माइंडसेट या अपने आइडियोलॉजी को लेके मना लिया और चीज़ें इतने आगे तक उनको करने के लिए मोटिवेट और मतलब वो कर गए इतने आगे तक। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जितने भी लोग इसमें मिले हुए थे अभी तक, करीब 5 लोगों का नाम आया है। उसमें से 4 डॉक्टर हैं, एक कोई प्लम्बर है जो कहा जा रहा है उनकी एज 22 साल की है, और लगभग लोग कश्मीर से जुड़े हुए हैं, वहाँ के रेसिडेंट रह चुके थे। और इंडिया में नॉर्थ इंडिया में वो सभी लोग अपने जॉब कर रहे थे, किसी ने अलग अलग प्रोफेशन में, ज़्यादातर तो डॉक्टर थे लेकिन एक प्लम्बर था। तो ये लोग अचानक से एक्टिव हुए क्यों? पहली बात तो हमारा ये है। दूसरी बात, इसके पीछे कौन से ऑर्गेनाइजेशन का साजिश है? तो अभी UAPA धारा के तहत दिल्ली पुलिस ने इसको एक्ट ले लिया। तो UAPA आने के बाद हम ये आशंका ऐसा लगा सकते हैं कि ये किसी न किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है, क्योंकि ये एक्ट तभी लगता है जब कोई ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी के खतरे में आती है। तो पहली बात तो ये कंफर्म हो गई कि ये किसी तरीके से बहुत बड़ा हमला का एक छोटा सा रूप था और हम कह सकते हैं अभी बचे हुए हैं, लेकिन अभी भी खतरा है।
और अभी भी काफ़ी सारे लोग इस चीज़ों को लेके आगे मतलब एक्टिव हैं। ये हुआ। दूसरी बात ये कि हमारे काफ़ी सारे NIA अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कहना है कि आने वाले समय में जो 26 जनवरी होने वाला है उसको लेके भी काफ़ी सारे सिक्योरिटीज़ और हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। और दिल्ली और काफ़ी सारे ऐसे रीजन्स हैं, क्योंकि दिल्ली सबसे सिक्योर रीजन है और जब वो सुरक्षित नहीं है तो बाकी रीजन की सुरक्षा पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क निकल के आता है। और अभी क्यों, और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल जितने भी छोटे छोटे न्यूज़ हैंडल्स हैं आप उसको फॉलो ना करें, क्योंकि उनके पास वो डाटा नहीं है। वो खबरों को चटपटा और मसालेदार बनाने के लिए कुछ भी बता रहे हैं, कहीं कि 20 लोग मर गए हैं, अनगिनत ही नहीं है, लाशों का पता नहीं चल रहा। मानते हैं हो सकती है ये बातें, लेकिन उसके प्रूफ नहीं हमारे पास। अब द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स हैं उनको फॉलो करें, और वो जो भी डेली बेसिस पे रिपोर्ट आ रही है उनको पूरे न्यूज़पेपर की बात करें तो पूरा न्यूज़पेपर ही दिल्ली से रिलेटेड हो गया है, क्योंकि हमारे देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन के आ रहा है। हाल ही में हमारे देश के 26 लोगों का हमने खो दिया, फिर अभी 13 लोग, और भी नंबर्स क्या पता बढ़ेंगे आगे चल के, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि लोगों को पता नहीं चल पा रहा कितने लोग की डेथ्स हुई है। बॉम्ब ब्लास्ट में जब भी होता है, मूवीज़ में हमने देखा, ये अलग अलग चीज़ें हमें सुनने को मिलती है, तो लोग के बॉडी पार्ट्स एकदम ऐसे अलग अलग हो जाते हैं, तो पता नहीं चल पाता कि कितने लोग वहाँ हैं, कितने लोग की डेथ्स हुई है और क्या क्या है चीज़ें। तो अभी हो सकता है डेथ्स के नंबर बढ़ें। हम यही आशा करेंगे कि ज़्यादा लोगों की खबर ना आए, और आने वाले समय में सुरक्षा पे हमें ध्यान देना है, और बिना मतलब कोई महत्वपूर्ण कार्य के आप अपने घर से बाहर ना निकलें। खास करके नॉर्थ इंडिया के रीजन में अभी हाई अलर्ट पे है हमारी पूरी गवर्नमेंट और डिफेंस फोर्सेस। तो दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ऐसे तो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें हम बात करने बैठे तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा, लेकिन हम यही आशा करेंगे कि आने वाले समय में जो और भी अपडेट्स आएंगे हम कल आपको अपडेट करेंगे। तो दूसरी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ये है कि हमने IVC का नाम सुना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हमेशा करते हैं तो हमें, हाँ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं बीच में। तो जैसा कि आपने बताया कि यहाँ तो ऐसा क्या होता है कि इतने पढ़े लिखे, खासकर आप नाम नहीं ले रहे हैं, स्पेशल अगर कोड करेंगे आप समझ सिमेटिक रिलीजन में आते हैं, वो सिमेटिक 3 आते हैं, आप खासकर अब्राहमिक रिलीजन में बोलते हैं। ऐसा क्या माइंडसेट है जिसकी वजह से इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार वो लोग इस टाइप के, क्योंकि ये पहले ऐसे विचारधारा था कि सिर्फ जो पढ़े नहीं लिखे उनको नॉर्मली से जो खासकर उस रिलीजन के, स्पेशल रिलीजन के, उसको भगा देते, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पढ़े लिखे भी उसी रूट में जा रहे हैं? कुछ तो रीजन, इसका क्या रीजन? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीज़न ये है ना कि आप जब बात करते हैं रिलीजन की, तो जितने भी लोग इसमें रिलेटेड हैं मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा धार्मिक होंगे, पहली बात तो ये। और जो भी लोग इनको बरगलाने का काम करते हैं या जो भी इनको मोबिलाइज़ करने का काम करते हैं, वो सबसे बड़ी जो हेल्प लेते हैं वो धर्म से लेते हैं, उसका लूप होल ढूंढते हैं, वहाँ से कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स उठाते हैं जो टर्म्स का मतलब उनको अलग तरीके से समझाया जाता है कि आप धर्म के लिए लड़ेंगे तो आपको हेवन की प्राप्ति होगी या आपको ये चीज़ें मिलेंगी, और उनको वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि बहुत छोटा पार्ट है। अगर जो हम माने कि जैसे एक धर्म सिमेटिक रिलीजन में कि आपके धर्म के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है पूरे विश्व में, खास करके भारत में या अलग अलग कंट्री जो उनसे अलग रिलीजन है हमारा, या कह सकते हैं मेजॉरिटी लोगों की अलग रिलीजन है, तो उनको दिखाया जाता है कि देखिए किस तरीके से आपके धार्मिक लोगों को यहाँ प्रताड़ना की जा रही है, मारा जा रहा है, उनको अपने धर्म को फ्रीली एक्सरसाइज नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनके फैमिली जो भी उनके जीवन में दुख हुए हैं, जैसे मान के चला जाए कि उन्होंने किसी फैमिली मेम्बर्स को खो दिया, तो उस किसी न तरीके से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उनको जोड़ने का काम करते हैं कि आपको जो भी फैमिली मेम्बर्स आपसे दूर गए हैं उसका कारण वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ की पॉलिसीज़ हैं। तो आप जब उनके खिलाफ़ लड़ेंगे तो काश हो सकता आने वाले समय हम अपने धर्म के लोगों, अपने कम्युनिटी के लोगों को बचा सकें। तो जो एजुकेटेड लोग भी होते हैं, और एक बात मैं आपको बता दूं कि एक तरीके से एजुकेटेड लोग को अगर आप एक बार समझाने में सक्सेसफुल होते हैं तो वो जीवन भर आपके एकदम डाई हार्ट फ़ैन हो जाएंगे या आपके सोच के फ़ैन हो जाएंगे। उस उम्मीद में आप अगर जो किसी अनअवेयर या अनएजुकेटेड लोग को समझाएंगे तो वो सोचेगा, वो सवाल करेगा, क्योंकि उसको जान बचाने की लालसा रहेगी कि कभी ना कभी निकल जाए इस जंजाल से। लेकिन जब एक एजुकेटेड लोग इस चीज़ में पड़ जाते हैं तो अपनी जान की फ़िक्र ना करके, अपनी करियर की फ़िक्र ना करके पूरे तरीके से डेडिकेटेड हो जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी बात है मेरे हिसाब से। और किन्हीं का क्वेश्चन है इनके दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से रिलेटेड या टेररिज्म से रिलेटेड?
मैम। दिल्ली के बाद में, जैसा कि सुनने में आया कि दिल्ली के बाद में राजस्थान के जोधपुर के मंडोर क्षेत्र में भी बम ब्लास्ट की खबर आई। तो इस तरह इंडिया के और भी जो बड़े टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे आगे भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट को और क्या लेने चाहिए एक्शंस, क्योंकि ये होते ही जा रहे हैं, बढ़ती ही जा रही है लगातार। दिल्ली के बाद में अगले ही दिन अगले देश के हिस्से में ये खबर आना, फिर आगे और भी हो सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ तो एक्शंस लेने चाहिए जिससे आगे ये घटनाएं ना हो। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट सबसे बड़ी एक्शन ये ले रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे काम हैं। जैसे हम और आप यहाँ आराम से बैठे हुए हैं, उसका हम सबसे बड़ा देंगे कि हमारी गवर्नमेंट और हमारे डिफेंस फोर्स से लगातार वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमें प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो बात यही कि जब जब इस तरह की चीज़ें होती है तो हम पूरी तरीके से गवर्नमेंट पे एलिगेशन लगा देते हैं, और यहाँ हम अपने आप को बचाना चाहते हैं। कहना नहीं चाहेंगे सभी सिविलियंस नहीं, लेकिन पूरे सिविलियंस अपने आप को बचाना चाहेंगे। तो एज ए सिविलियंस हमारा क्या ये कर्तव्य नहीं बनता कि हम भी अपने देश की रक्षा करें। अगर जो आप पंजाब के रीजन में चले जाएँ, लद्दाख के रीजन में चले जाएँ, तो वहाँ के लोग काफ़ी सारे ऐसे कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल ग्रुप्स, जो ट्रेन करते हैं अपने आप को बॉर्डर एरियाज़ में, और आर्मी के साथ जब भी काम आता है तो वो लड़ते हैं या उनको फूड प्रोवाइड करने का काम करते हैं। उनके साथ वो चीज़ें करते हैं जो कि डिफेंस से रिलेटेड नहीं हो, लेकिन उनको मतलब ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। तो ये हुआ पहली बात, तो ये कि सिविलियन अवेयर नहीं है हमारे देश के ज़्यादातर लोग। और दूसरी बात, हमारी जोग्राफिकल कंडीशन, जोग्राफिकल एरिया जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हिमालय पर्वत से हमारा देश बॉर्डर लगता है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से, और उस पर कभी कॉन्क्रीट बॉर्डर नहीं बनाया जा सकता। तो वो एक हमारे देश के लिए सबसे बड़ा रास्ता बन जाता है टेररिस्ट को आने के लिए, या अलग अलग एलिमेंट्स को आने के लिए जो हमारे देश में अलगाववाद या अलग अलग चीज़ें फैलाते हैं। तो ये चीज़ें, ये हुई हमारी जोग्राफिकल कंडीशन। और हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है अभी, गवर्नमेंट ने एक्टिवेशन स्टार्ट कर दिया है। सबसे बड़ी मेरे हिसाब से रीज़न ये है कि हमारा बढ़ता हुआ पॉपुलेशन, हमारे देश की आर्मी की मेरे हिसाब से जो स्टैंडिंग आर्मी है वो 10 लाख होंगे। एग्जैक्ट डाटा नहीं है हमारे पास क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं देती, लेकिन हमारे देश की आबादी है 140 करोड़ रफ़ आइडिया में। तो आप मानेंगे कि नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि अगर जो हम अपने पूरी आर्मी को भी लगा दें तो हम उस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से हर लोगों को अपने आप में सशक्त होने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ जो गवर्नमेंट को, टेक्नोलॉजिकली अवेयर, यहाँ पे CCTV कैमरा खास करके टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस पे AI बेस्ड, कि जो कि अचानक जल्दी कैप्चर करेगी। जैसे वहाँ 3 घंटे दिल्ली में वो कार खड़ी थी, तो वो कार खड़ी होने के बावजूद कैमरा में क्यों नहीं कैप्चर हुई। अगर जो AI एडवांस कैमरा होती तो वो कैप्चर करके वहाँ अलर्ट भेजती, लेकिन वो कैमरा क्या पता क्या रीज़न्स थे वो भी हमें नहीं पता अभी तक। अगर वो कैमरा एक्टिव होती तो ये शायद हम बचा सकते थे काफ़ी सारे लोगों को। तो ये रीज़न्स हैं कि टेक्नोलॉजिकली हमारे डिफेंस फोर्सेस, हमारी गवर्नमेंट उतनी अवे एडवांस नहीं है, तो इसमें हम सेक्टर में काम कर सकते हैं। और कुछ नहीं, जैसे आपने बोला कि मतलब कि आपको क्या लगता है कि अगर वहाँ हर जगह AI लग जाए, अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो नॉर्मली हर आदमी मतलब आता जाता रहता है। अगर हम अपने माइंड सेट को ही नहीं बदल रहे हैं, जो ये बम फोड़ते हैं वो आप कितना भी टेक्निकल आप माइंड लगा लो, उनकी जो माइंड सेट में यही है, आप दिमाग लगाएंगे वो उल्टा दिमाग लगा देंगे। वहाँ नहीं फूटता, वो अपना होते तो कहीं और करते। उनका ये माइंड, जब तक मेरे हिसाब से जब तक ये माइंड सेट नहीं हो बदलेगा, जितना भी आप ऐसा देख लीजिए, फ्रांस वगैरह में देख लीजिए, वहाँ क्या नहीं हो रहे हैं, आप अदर कंट्री में देखिए। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माइंड सेट को बदलना। तो आपको इस बारे में क्या कहना, क्योंकि ये चीज़ हम ऊपर देख लेकिन डीप में नहीं आ रहे हैं। जो ये मतलब ये जो सारे कर रहे हैं उनके माइंड सेट में है क्या, उसको पहले पकड़ेंगे फिर हम ज़्यादा गहराई से देख सकते हैं। हाँ, ये बात आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत मायने रखती है कि जो माइंडसेट है उसको सुधारने का। तो हम पहले अपने आप को सशक्त करें, ज़्यादा ही अच्छा हमारे लिए रहेगा, क्योंकि हमारे आसपास हमारे जितने भी कंट्री जो हमारे नेबरहुड कंट्रीज़ हैं वो उतनी अच्छी रिलेशन हमारी अभी नहीं चल रही उनसे। और जितने सारे एग्रीमेंट्स हैं, जैसे हमने काफ़ी साल पहले बात करें जो UAPA की गवर्नमेंट थी, उसमें हमने एक पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें का सबसे बड़ा एक पहलू था वो था हमारे इनर जो भी चीज़ें हैं उससे हम वास्ता ना रखें। तो हम उस पर चलते हैं कि हमारे दूसरे देश में क्या चल रहा है हम वो नहीं देख सकते, वो नहीं जान सकते। पहले हम खुद को सशक्त करेंगे। हम अपने देश में तो एक तरीके के इन्वायरमेंट बना देंगे जहाँ की इस तरीके की गतिविधियाँ ना हो जो कि एक ऐसा माइंडसेट बिल्ड करे या मोबिलाइजेशन ना हो। लेकिन बगल में हमारे देश में पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं
जहाँ एक पूरा एरिया है जो टेररिस्ट ग्रुप को डेडिकेटेड है, कि वहाँ उन लोग का पूरा एक तरीके से फ्रीली घूम रहे हैं, फ्रीली लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। और जैसा कि हमने अभी देखा पहलगाम अटैक के बाद जब हमने पाकिस्तान पे अटैक किया तो उनके बेस पे ही अटैक किया था। तो उन लोग पे हम अटैक तब अभी इसलिए कर पाए क्योंकि उनने हम पे अटैक किया था। तो मेरे हिसाब से पहले हम अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अवेयर करें। इसमें हम चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं। चाइना ने अपने पूरे देश में कैमरा भर दिया है, हर लोग पे 3 कैमरा है अगर जो उनकी पॉपुलेशन की बात करें तो। मेरे हिसाब से हाँ, हम मानते हैं ऐसा कि चाइना से काफ़ी सारी न्यूज़ेज़ नहीं बाहर आती, लेकिन हाँ उन लोग ने ब्लॉगर्स को फ्री घूमने का अलाउ दिया है। जब आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो काफ़ी सारे ट्रैवल ब्लॉग्स हैं, वो दिखाते हैं कि वो कैमरा लगने के बाद जो सिक्योरिटी है या जो उनकी जो डिफेंस फोर्सेस या फोर्स पुलिस है वो एक्टिव होने के बाद कितना ज़्यादा सिक्योर फील कर रही है वहाँ की जनता। मेरे हिसाब से पहला हमारा यही मुद्दा रहेगा कि हम पहले अपने आप को मजबूत करें। अमेरिका ने भी पहला काम यही किया, तभी वो दूसरों को इस तरीके से बना रहा है, इस गवर्नमेंट चेंज करने का पावर रखता है और अपने हित में काम करवा रहा है। तो हम हमारा पहले मेरे हिसाब से आपको यही आंसर मेरा रहेगा कि पहले हम अपना इनर सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें और इतना ज़्यादा सिक्योर कर लें कि हम अपने अंदर के लोगों को मोबिलाइज होने से बचा सकें और बाहर के लोगों से घुसने में हम सेकंड ध्यान दें। तो हम दूसरी न्यूज़ की तरफ चलेंगे। हम शॉर्ट कवरेज करेंगे क्योंकि ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, तो काफ़ी अच्छा एक डिबेट और कैसा डिस्कशन हो गया। दूसरा जो काफ़ी अच्छा न्यूज़ है, इतनी नेगेटिविटी के बाद थोड़ी पॉजिटिविटी तो बनती है। तो हमारे पीएम के द्वारा भूटान में विज़िट किया गया। भूटान के जो चौथे राजा थे जिनका नाम है, हम शायद गलत प्रोनाउंस करें क्योंकि वो लैंग्वेज अलग है, जिंगमी सिंगे वांगचुक। जिंगमी सिंगे वांगचुक एक ऐसे राजा थे, हमने मोनार्की को काफ़ी साल पहले छोड़ दिया, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम आज भी क्यों पढ़ रहे हैं एक राजा के बारे में। तो ये एक राजा इतने खास थे कि इन्होंने डेवलपमेंट को मटेरियल गुड से हट के हैप्पीनेस से देखा। आपने सुना होगा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, मतलब एक ऐसा एरिया जिससे हम माप सके कि देश के लोग कितने खुश हैं या कितने खुशी से अपने कार्य को कर रहे हैं या उन लोग कितने सेटिस्फाइड हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट की पॉलिसी से। तो भूटान के इन्हीं राजा के द्वारा वो दिया गया था। आज वो पूरे विश्व का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है कि कौन देश कितना ज़्यादा खुश है। सबसे डेवलप मेरे हिसाब से यही मानना होगा, और काफ़ी सारी डेवलप नेशन इनसे इंस्पायर होकर ये चीज़ें ली और अपने देश में ऐसा काम करे, जैसे फिनलैंड हो या अलग अलग देशेस हो, वो सबसे खुश देश में गिनती में आता है। तो ये जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है ये यही राजा के द्वारा दिया गया। और दूसरी चीज़ वहाँ के लोगों के द्वारा इन्हें बोधिसत्व किंग कहा जाता है। अगर जो आप लोग बुद्धिज़्म से अवेयर हो तो बोधिसत्व का मतलब होता है वह लोग या वह व्यक्तित्व जो बुद्ध के विचार यानी सच्चे विचारों पे चले। यानी वो बुद्धिज़्म में, मैं बोध गया से हूँ, तो बुद्धिज़्म के बारे में ये कहा जाता है कि बुद्धिज़्म के लोग सील का पालन करते हैं। काफ़ी सारे सील होते हैं जिसे हम रूल कहते हैं, तो वो रूल के अंदर ही वो लोग काम करते हैं, उससे बाहर नहीं। तो ये एक ऐसे राजा थे जो अपने आप में काफ़ी डिसिप्लिन या कह सकते हैं वह कार्य जो उन्होंने माना वो करते ही थे। तो जब इनका राइन पूरा हुआ, जब इनका कार्यकाल पूरा हुआ, तो वहाँ के लोग ने इनको इतनी खुशी विदागरी दी और आज भी इनको भगवान के तौर पर पूजा जाता है पूरे भूटान में। और हमारे देश के भी जो तिब्बतियन डायस्पोरा हैं, काफ़ी सारे लोग, आपको बताएं कि तिब्बत पे चाइना कब्जे के बाद एक बड़ा तिब्बत का ग्रुप इंडिया में रहने आ गया और आज तक रहता है। फिर आप लद्दाखी ग्रुप को देखें तो वो लोग भी इनको एज अ लीडर, एज अ गॉड मान के पूछते, क्योंकि इनके विचार बहुत अलग थे बाकी राजाओं से। आज तक के जितने भी कुरु राजा या अलग अलग धन के प्रति लोभी राजाओं की बात करें तो इनसे बहुत अलग थे। इसलिए डेमोक्रेसी में भी इनका नाम आता है कि डेमोक्रेसी भी भूटान में है, लेकिन इन्होंने एज अ राजा होते हुए डेमोक्रेसी से कम कार्य नहीं किया था। तो जो इनके सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है। और इससे दूसरी बात हम अपने एस्पेक्ट में देख लें कि भारत अभी भूटान का सबसे इम्पॉर्टेंट देश है, दोस्त है। और मैं आपको बता दूं कि भूटान एकलौता 2 ऐसे नेशंस में एम्बेसी बनाया है। एक है भारत, दूसरा शायद मैं गलत ना बोलूँ तो स्विट्ज़रलैंड है। क्योंकि भूटान अपने जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो इंडिया से होके ही उसके गुजरते हैं और हमेशा से हमसे सलाह लेते आया है भूटान। और एक जो हमारी दोस्ती है वो आज़ादी से पहले से कहा जाए तो हम मौर्य काल से चलती आ रही है। क्योंकि बुद्धिज़्म बात किया जाए तो बुद्धिज़्म का जो जन्म हुआ हमारे यहाँ हुआ है, लेकिन जो फला फूला है वो भूटान में, नेपाल के क्षेत्रों में।
और उन्होंने उसको एक अलग स्वरूप दिया। तो भूटान का जो मतलब मेन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है पार्ट, क्योंकि भूटान एक बफर जोन का काम करता है इंडिया और चाइना के बीच। दूसरा, भूटान हमारे जो हम जिसको कहते हैं चिकन नेक कॉरिडोर, जो हमारा इकलौता ऐसा रास्ता है जिससे हम अपने नॉर्थ ईस्ट की जो हमारे 7 सिस्टर्स कहा जाती है, 7 बहनें, उनसे कनेक्शन मिल पाता है। तो हमेशा से हमें वो प्रोवाइड किया, यहाँ तक कि वहाँ के लोग हमारे लिए हमेशा अपने दरवाजे खोल के रखे हैं, खास करके इंडिया के लिए। हर देश को वो अलाउ नहीं करते अपने देश में घूमने के लिए, लेकिन इंडिया के लिए वो अलाउ देते हैं और बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। तो हम इसी न्यूज़ के साथ पूर्ण विराम देंगे। ऐसे तो हैं बहुत सारे न्यूज़, लेकिन ये वीडियो काफ़ी ऑलरेडी लंबा खिंच गया, तो हम कल मिलेंगे ऐसी एनर्जी के साथ। आपको आने के लिए धन्यवाद।